दोस्तों, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिन्हें कुछ ऐसी सुपरनेचुरल पावर दी जाती है जिससे कि वो लोगों की हेल्प कर सके, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीजें भी घटित होती हैं जिसके कारण वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। सो ऐसा ही कुछ आज की इस स्टोरी में भी होने वाला है, जिसमें एक लड़की के पास लोगों के सपने में जाने की पावर होती है और वो लोगों को सपने में जाकर उनकी हेल्प करती है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जो कि वो परेशान होकर एक सैक्रेड ट्री यानी कि पवित्र पेड़ पर जाकर फांसी लगाकर मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है एक बहुत बड़ी सजा, जिसके बाद फिर उसे एक टास्क मिलता है जिसमें उसे 1 लाख लोगों की हेल्प करनी होती है। लेकिन अगर उसने टाइम पर इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद उसकी आत्मा को नर्क भेज दिया जाएगा। क्योंकि भाई ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिंदगी में अपनी जान देना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है और इससे बड़ा गुनाह कोई और नहीं हो सकता। सो आखिरकार इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से थी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सो कहानी की शुरुआत 500 साल पहले बसे एक शहर हैन्युंग से होती है, जहाँ एक वॉन्जो नाम की लड़की गुस्से में आकर पवित्र पेड़ पर रखा सारा खाना फेंक देती है। वही फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि वॉन्जो के पास लोगों के सपनों में जाकर उनकी हेल्प करने की पावर होती है और उस टाइम भी वो वही कर रही थी। सभी वॉन्जो की पावर से बहुत ज्यादा खुश थे। वही दूसरी तरफ उस राज्य की रानी पवित्र पेड़ के पास अपने बेटे के ठीक होने की दुआ मांग रही होती है, जहाँ उसे अचानक से लोगों से वॉन्जो की उस सुपरनेचुरल पावर के बारे में सब कुछ पता चलता है और वो उसे महल में बुलाकर राजकुमार को दिखाती है। वॉन्जो बोलती है कि युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और अगर उनकी बॉडी को धूप वाली जगह दफना दिया जाएगा तो शायद उनकी आत्माएं शांत हो सकती हैं। लेकिन इतने सारे लोगों की बॉडी कहाँ है, ये बात तो रानी भी नहीं जानती थी। वॉन्जो बहुत सारे दिनों तक राजकुमार के सपनों में जाकर उन आत्माओं को शांत करवाती थी, जिससे कि राजकुमार फिर ठीक भी हो जाते हैं और जिससे कि खुश होकर रानी वॉन्जो के मना करने के बावजूद भी उसे गिफ्ट के तौर पर बहुत सारा सोना और तोहफे देती है। लेकिन राजकुमार की हरकतें ठीक होने के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो गई थी। रानी दोबारा से वॉन्जो को महल में बुलाने के लिए अपनी एक नौकरानी को भेजती है। जैसे ही वो उसके गांव में पहुंचती है तो वॉन्जो के बारे में लोगों को बातें करते हुए सुन लेती है कि राजकुमार को तो ठीक करना सिर्फ एक बहाना था, जरूर कुछ और ही बात होगी और इसीलिए तो उसे इतने सारे तोहफे मिले हैं। धीरे धीरे ये सारी खबर पूरे गाँव में फैल जाती है कि राजकुमार का चक्कर चल रहा है वॉन्जो के साथ में। जैसे ही ये बात वॉन्जो की माँ को मालूम पड़ती है, वो उसे अपना वेन्यू देकर बोलती है ये हमेशा ही तुम्हारी मदद करेगा और वहाँ से वो उसे अपनी चाचा के घर जाने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही वॉन्जो वहाँ से भागती है तो देखती है कि गाँव वालों ने तो उसके घर को ही आग लगा दी है, जिसमें कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुस्से में आकर वॉन्जो ने सारे गाँव को श्राप देकर उस सैक्रेड ट्री से फांसी लगा ली थी, जिसके कारण उसका बेनियो भी नीचे गिर जाता है, जिसमें से एक अजीब सी लाइट निकलने लग जाती है जो कि पूरे पेड़ को जलाकर राख कर देती है। जहां पर अचानक से गोल्डन कलर के पार्टिकल्स निकलने लग जाते हैं और वॉन्जो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और 500 साल आगे सियोल में पहुंचता है, जहां हम वॉन्जो को एक मिस्टिक पॉपअप बार को चलाते हुए देखते हैं। वॉन्जो के पास मीरन नाम की एक लेडी बैठी हुई होती है। वो उससे उसकी परेशानी पूछ रही थी, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वॉन्जो एक काम मैनेजर गौर के साथ में मिलकर ही करती थी, जो कि एक आत्मा है। वॉन्जो का कहना था कि हमें एक ऑनलाइन पोर्टल खोलना चाहिए ताकि हम लोगों की प्रॉब्लम को ऑनलाइन ही ठीक कर सके। गौर उस पर हंसता है और उसे समझाते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा तो लोग तुम्हें अपनी परेशानी बताने क्यों ही आएंगे, और वैसे भी हम अपने टारगेट से सिर्फ 10 कदम ही तो दूर हैं। सीन शिफ्ट होता है और मीरन को दिखाया जाता है एक शॉप में जो कि सैंपल सेलिंग का काम करती थी, जहाँ पर गैंगवे नाम का एक लड़का होता है जिसके पास भी कुछ सुपरनेचुरल पावर थी, जिसमें अगर कोई भी इंसान उसे छू लेता है तो वो अपने सारे गहरे राज उसके सामने खोल देता है। जैसे ही गैम्बे का सारा काम फिनिश होता है, वो अपने दोस्त से फटाक से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उससे दूर दूर रह रहा था ताकि उनके बीच में टच ना हो पाए, लेकिन गलती से उसका दोस्त उसे छू लेता है और अपना गहरा राज उसके सामने खोल देता है कि वो तो सिर्फ उसका यूज कर रहा है और उसे अपना दोस्त मानता ही नहीं है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उदास होकर घर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उसे ड्रंक मीरन रास्ते पे चिल्लाती हुई दिखती है।
नेक्स्ट डे मीरन एक कस्टमर को मीट सैंपल टेस्ट करवा रही होती है, जो कि उसके सारे मीट खा लेता है और उसे और ज्यादा मीट बनाने के लिए बोलता है। मीरन के मना करते ही वो उसे धक्का मारता है, जिससे कि वो बस गिरने वाली होती है और गुस्से में आकर मीट का टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, जो कि गलती से जाकर गैंबे को लग जाता है। और देखते ही देखते अचानक से वहाँ पर वॉन्जो आ जाती है, जो कि उसे गले से उठाकर बोलती है कि ये तो एक भिखारी है, जो कि हर जगह जाकर ऐसे ही मुंह मारता है और उसे जमीन पर पटक कर चली जाती है। मीरन रोड के बीचों बीच चल रही होती है, जो कि बस गाड़ी से टकराने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर आकर गैंबे उसे बचा लेता है। वॉन्जो की शॉप सामने ही थी, तो वो खाना खाने के लिए उसे उधर ले जाता है। बैंडेड लेकर वो मीरन को दे रहा होता है, लेकिन उसके भी गाल पर चोट लगी थी और जैसे ही फिर मीरन उसका गाल छूती है ना, तो मीरन अपने सारे राज उसके सामने खोलते हुए कहती है कि वो इसलिए इतनी ज्यादा परेशान है क्योंकि शॉप का जो ओनर है वो बहुत टाइम से उसे सेक्सुअल हरास कर रहा है। और साथ ही अगर मीरन ने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे जॉब से निकाल देगा, जिसकी उसे अभी सख्त से सख्त जरूरत है। मीरन की ये हालत देखकर वॉन्जो से रहा नहीं जाता और वो गैम्बे को वॉशरूम भेजकर मीरन को एक मैजिकल ड्रिंक ही पिला देती है, जिसे पीते ही वो खुद को एक सीसीटीवी रूम में पाती है। वही वॉन्जो मीरन का ड्रेस पहनकर मैनेजर के सामने पहुंच जाती है और उसकी खूब अच्छे से धुनाई करती है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे रियल वर्ल्ड में मीरन को सोते हुए देखकर वो तो उसे उठाने की ही कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसके टच होते ही वो ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और वॉन्जो को वहां देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वॉन्जो भी बोलती है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन तो ड्रीम वर्ल्ड में आ ही नहीं सकता, जहाँ गौर गैम्बे को सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है कि मैं और वॉन्जो 500 साल से भटक रही आत्माएं हैं जो कि लोगों की हेल्प करती हैं। साथ ही वो वॉन्जो की सारी पावर के बारे में बताते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो अपनी पावर से नहीं कर सकती। वही मौका पाते ही मैनेजर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गौर और वॉन्जो फिर से पकड़कर उसे काफी अच्छे से धो डालते हैं। जैसे ही वो लोग सपने से बाहर आते हैं, वॉन्जो मीरन को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है, गैम्बे को ड्रीम वर्ल्ड के बारे में कुछ याद ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वॉन्जो का बेनी उसके पैर में छू जाता है, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि वो कल रात सच में ड्रीम वर्ल्ड में था। सो दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक ड्रिंक बाई चांस आ जाता है तो आप उसके साथ में क्या करना चाहोगे, यानी कि आप उसे पीकर किसके सपने में जाना चाहोगे और क्या करना चाहोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे जिसके भी थॉट्स अच्छे लगेंगे उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। साथ ही फटाक से वीडियो को लाइक भी मार दो, क्योंकि वरना बाद में भूल जाओगे। बाद में जब वॉन्जो और गौर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जहाँ पर चीफ यॉम क्वीन योमरा का एक संदेश लेकर आते हैं कि अब उनके पास अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा है, और अगर उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो वॉन्जो को नर्क भेज दिया जाएगा। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, वॉन्जो को गैम्बे की पावर्स के बारे में याद आने लगता है और वो जल्दी से उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। वहीं गैम्बे भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। वॉन्जो को वो उसका बिनियो भी लौटा देता है, जिसे लेकर वॉन्जो को उसकी माँ की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि इस विनियो को जोर से पकड़ना और जिसे भी जरूरत होगी वो इसे तुम तक जरूर ले आएगा। वॉन्जो उससे उसकी हेल्प मांगती है, जिसके लिए गैम्बे भी राजी हो जाता है। जैसे ही वो गैम्बे को लेकर वहाँ पर आती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए बोलती है कि वो बस उसकी सिर्फ 1 महीने तक के 1 लाख लोग पूरे होने के लिए 9 लोगों की परेशानी को दूर करने में हेल्प करेगा, जिसके बदले में उसे जो चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि काम के दौरान उसकी पावर बढ़ सकती है, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो उसके अंदर परमानेंट फॉर्म में रह सकती है। साथ ही गौर उसे बोलता है कि तुम्हारी पावर जैसे ही बढ़ने लग जाएगी, लोग तुम्हें देखते ही अपने मन के सारे राज यानी कि सारी परेशानी तुम्हें बताने लग जाएंगे। गैम्बे के ये पूछने पर कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, गौर बोलता है फिर क्या, वॉन्जो चली जाएगी नर्क और तुम अपनी खराब पावर के साथ ही रह जाओगे। गैम्बे ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वापस करके जाने लगता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी हाउस ओनर उसे खाना देते हुए बताती है कि वो अपनी बेटी के इस बर्थडे पर उसकी शादी कर रही है। नेक्स्ट डे वॉन्जो अपने अलग अलग तरीके से गैम्बे को मनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। गैम्बे उसे पहले ट्रायल करने के लिए कहता है कि क्या वो सच में उसकी हेल्प कर भी सकता है या नहीं। बाहर पहुंचते ही गैम्बे देखता है कि उसकी फर्स्ट कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसकी हाउस ओनर ही है, जो कि अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुंची हुई थी। उनकी बेटी युनसु
फोन पर बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है, जहाँ तभी अचानक से हाउस ओनर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वॉन्जू ये देखकर गैम्बे को उसे टच करने के लिए कहती है। जैसे ही वो उसे छूता है तो वो उसे सारे राज बताने लग जाती है। बोलती है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो अपना खर्चा चलाने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट खोला था, जहाँ वो सुनवा से मिली थी और उसका तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं, जो कि इसकी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। जहाँ एक डोंगली नाम के बंदे से हाउस ओनर को प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो तो ऑलरेडी सुनवा के प्यार में है और वो उसके बच्चे का पिता बनने वाला है, हाउस ओनर सुनवा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। वो उसे और उसके बच्चे को देखने तक नहीं जाती थी वहाँ पर। लेकिन एक दिन नशे की हालत में ही उसने डोंगली को बोल दिया था कि तुम सुनवा से दूर ही रहते थे तो हो सकता है कि वो बच्चा तुम्हारा है या फिर किसी और का। ये सुनते ही सुनवा तो डोंगली को छोड़कर ही चला गया था। जैसे ही हाउस ओनर को अपने होश में आया, वो उसे रोकने के लिए भी जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, यानी कि वो जा चुका था। सुनवा भी उसकी गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन अचानक से दूसरी गाड़ी से टकरा जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे कि हाउस ओनर को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था और वो खुद भी मरने का सोच रही थी। लेकिन वो सुनवा की बेटी को पालने का फैसला करती है और अब युनसू को उसके फादर डोंगली से वो मिलवाना चाहती है। यही उसकी आखिरी इच्छा थी, क्योंकि वो अपने लंग कैंसर की आखिरी स्टेज पर जो थी। वॉन्जू उसकी बात सुनकर उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से सुनवा की जान जो चली गई थी। हाउस ओनर के जाने के बाद गैम्बे वॉन्जू से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है और इसलिए वो उसकी हेल्प अकेले करने की सोचता है। मौका पाते ही जब बार में कोई भी नहीं था, मैजिकल ड्रिंक को चुरा कर वो हाउस ओनर के घर पहुंच जाता है, जहां हाउस ओनर बेहोश पड़ी हुई थी और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही युनसू को अपनी माँ के कैंसर के बारे में पता चलता है, वो तो काफी परेशान हो जाती है। गौर गैम्बे को फोन लगाता है, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि ड्रिंक तो गायब हो गई है बाहर से। साथ ही वो उसे ये वार्निंग भी दे रहा होता है कि कोई भी उस ड्रिंक को ना पिए, लेकिन युनसू तो तब तक उस ड्रिंक को पी चुकी थी। जैसे ही गैम्बे उसे छूता है, वो फटाक से ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है और जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ये देखकर वो रोने लगता है। वॉन्जू वहां पर उनको बेहोश देखकर ड्रीम वर्ल्ड में जाते ही गैम्बे को जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तुम्हें पहले लाइट जलानी चाहिए थी ना, स्टूपिड कहीं के। रियल वर्ल्ड में आकर वॉन्जू देखती है कि हाउस ओनर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जहां गैम्बे भी उसके सामने ये डील रखते हुए कहता है कि अगर उसने हाउस ओनर की हेल्प की तो वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देगा। ये सुनते ही वो बाहर में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उसे रास्ते में चीफ योम मिलते हैं, जो कि उस हाउस ओनर की आत्मा को लेने के लिए आए थे। वॉन्जू उनसे एक दिन का समय मांगती है और आत्मा की जिम्मेदारी खुद पर लेती है, जिसके बाद तीनों बाहर में डोंगली के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। हाउस ओनर की आत्मा उन्हें डोंगली की फोटो भी पकड़ा देती है, जिसे गौर आफ्टर लाइफ पुलिस स्टेशन में भेजकर उसकी लोकेशन भी निकलवा लेता है, जो कि एक छोटे से गांव में थी। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेडी बोलती है कि हाँ, वो यहाँ पर आया तो था, लेकिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी बाद से ना उसने अपनी याददाश्त खो दी और उसे सिर्फ उसका नाम याद है और कुछ भी याद नहीं है। गौर बोलता है कि फिर तो हमें उसे वो मैजिकल ड्रिंक देना चाहिए, लेकिन वो तो वो लेकर ही नहीं आए थे। लेकिन गैम्बे के पास थोड़ा सा मैजिकल ड्रिंक था, क्योंकि जब उसने चोरी की थी तो उसने थोड़ा सा बचा लिया था। जैसे ही वो लोग उसे पीकर उसके सपने में जाते हैं, वो अपनी जान दे रहा होता है, जहाँ वॉन्जू उन्हें उसकी मेमोरी के और अंदर तक ले जाती है। वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। जैसे ही वो स्टेयर्स पर चढ़ रहे होते हैं, उसकी पास्ट की सारी मेमोरी वाले दरवाजे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ था और लॉक का पासवर्ड गलत होते ही वहाँ का रास्ता टूटने वाला था। वॉन्जू और गौर का डाला गया लॉक का पासवर्ड गलत हो जाता है, लेकिन गैम्बे आखिरी वाला सही डाल देता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि युनसू की ही बर्थडे डेट थी। वॉन्जू अपनी पावर से उसकी सारी मेमोरी को पैक कर देती है। मेमोरी आते ही फिर डोंगली सबसे पहले हाउस ओनर के फ्यूनरल पर जाकर अपनी बेटी से मिलता है और उसे उसकी सारी सच्चाई भी बताने लगता है। युनसू ये सब कुछ सुनकर हाउस ओनर की फोटो के सामने बैठकर उसे थैंक यू बोलती है और ये सब देखने के बाद हाउस ओनर की आत्मा चीफ यम के साथ में आफ्टर लाइफ में पहुंच जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि सुनवा से मिलकर उससे माफी भी मांगती है। सुनवा उसे माफी देते हुए उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए भी थैंक यू बोलती है। सीन शिफ्ट होता है। वॉन्जू और गौर का कॉन्ट्रैक्ट पे गैम्बे ने साइन कर दिया था। गैम्बे ये पूछते हैं कि आपको 1 लाख लोगों का टारगेट ही क्यों मिला। वॉन्जू से बताती है कि
क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में 1 लाख लोगों की जान ली है। फ्लैशबैक में फिर हम वॉन्जो के मरने के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें क्वीन योमुरा पवित्र पेड़ से फांसी लगाने पर 1 लाख लोगों की हेल्प करने की पनिशमेंट वॉन्जो को देती है, क्योंकि वो सेक्रेटरी अपनी पावर से उस राज्य की रक्षा करता था और जैसे ही वो जलकर राख हुआ उसके बाद से ही राज्य युद्ध में हार चुका था, जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद वॉन्जो ने उनकी हेल्प के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही क्वीन योमुरा उसे एक पेपर देती है, उसे देखते ही वॉन्जो की तो आंखें भर आती हैं, बहुत रोती है और फाइनली वो उस पनिशमेंट के लिए भी रेडी हो जाती है। लेकिन भाई अब देखना ये है कि आखिर उस पेपर में ऐसा क्या था जो कि वॉन्जो ने अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये तो खैर हमें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो वहीं फिर गैम्बे भी अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में ही इमेजिनेशन कर रहा होता है, जहाँ पर वॉन्जो से बोलती है कि नॉर्मल लाइफ के लिए तो तुम्हें और कस्टमर यहाँ पर लाने होंगे। ये सुनते ही नेक्स्ट डे गैम्बे फिर अपने ही मार्ट में से सभी डिप्रेस लोगों को मिस्टिक पापा बार का कार्ड दे देता है, जिसमें से कुछ लोग बाहर पहुँच भी जाते हैं। लेकिन वॉन्जो उनकी प्रॉब्लम सुनकर सबको वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उन सबकी प्रॉब्लम बच्चों वाली थी और बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। और वो सुनते ही तो वॉन्जो को काफी गुस्सा भी आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक पार्क नाम के एक आदमी को कंपनी के मालिक जोई से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि उसे ये पूछ रहा था कि उसका जॉब में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन जोई के बॉडीगार्ड योरिन उसे रोक देती है। नेक्स्ट डे वॉन्जो और गॉड मार्ट में देखते हैं कि मीरन के पास मीट सैंपल खत्म हो गए थे। मीरन उन्हें बताती हुई कहती है कि एक्चुअली ना ये जॉब सिलेक्शन का टाइम है और इसलिए सभी माएं अपने बच्चों के लिए मीट लेकर जाती हैं। ये सुनते ही वॉन्जो फिर अपना बार एक ऐसी जगह पर लगाती है जहाँ बहुत सारी कंपनीज हो, ताकि अगर कोई भी वहाँ पर आएगा जिसे जॉब नहीं मिली तो वो उसकी हेल्प कर सके। वॉन्जो का ये प्लान अच्छे से काम भी होता है, जहाँ पर पार्क उनके बार में पहुँच जाता है और खाना भी ऑर्डर करने लगता है। लेकिन ये क्या, खाना खाते ही वो रोने लगता है और उसे रोता देखकर गैम्बे जैसे ही उसे छूता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि अरे भाई आज का खाना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि यूमी के साथ में खाने वाला था, लेकिन इंटरव्यू होने के चक्कर में आज तो उसका उसके साथ में ब्रेकअप ही हो गया। साथ ही अब यूमी की माँ को पार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत ज्यादा सैड होता है और बोलता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टडी की थी और यहाँ तक कि मेरे तो इंटरव्यू में मार्क्स भी बहुत ज्यादा ही अच्छे आए थे, उसके बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली। यहाँ तक कि मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे एक अच्छी जगह पर ले जाकर खाना खिला सकूं और मेरे हाउस का रेंट भी उसी ने ही पे किया था। पार्क जानना चाहता था कि आखिरकार उसे जॉब क्यों नहीं मिली और उसके बाद वॉन्जो फिर उसे मैजिकल ड्रिंक पिलाकर उसके सपने में पहुंच जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि पार्क का तो जॉब इंटरव्यू चल रहा था। गैम्बे एक इंटरव्यू देने वाली जगह पर होता है और वॉन्जो और गौर वो लोग भी वहीं पर थे। और वैसे दोस्तों वॉन्जो ना ये मैजिकल ड्रिंक आफ्टर लाइफ के एक कुएं से भर कर लेकर आई थी, क्योंकि उसे इतना बड़ा टास्क जो पूरा करना था 1 लाख लोगों के सपने में जाकर उनकी हेल्प जो करनी थी। जहाँ वो तीनों देखते हैं कि पार्क के सारे आंसर तो सही थे और उसके बाद भी पार्क को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो लोग तो वहाँ बैठकर दूसरे कैंडिडेट की तारीफ किए जा रहे थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। जिसके बाद वॉन्जो पार्क की मेमोरी के और अंदर जाने लग जाती है, जहाँ वो खुद को वहाँ के स्टाफ के बीच में आकर बातें करते हुए सुन रही होती है कि पार्क बेकार की मेहनत कर रहा है, यहाँ तो बस सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन से ही जॉब मिलती है। वही जोई भी होता है जो सबको बोल रहा होता है कि ये तो गलती सिर्फ पार्क की है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है और इसलिए ये जॉब तो उसे मिल ही नहीं सकती है। ये सुनते ही वॉन्जो भी फिर उस टाइम को याद करने लग जाती है जब वो अपनी माँ के मरने के बाद वहाँ के गवर्नर से हेल्प मांगने के लिए पहुँची हुई थी, लेकिन उसने तो उसे छोटा और गरीब बोलकर थप्पड़ मारकर बाहर ही निकाल दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो पार्क को उस दूसरे कैंडिडेट का फोटो दिखाते हुए बोलती है कि ये जोई के फ्रेंड का बेटा है, जिसके चक्कर में ही पार्क को जॉब नहीं दी गई। सब कुछ सच जाने के बाद पार्क दुखी हो जाता है और वहाँ से उदास होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वॉन्जो बहुत ही सेक्सी बनकर जोई के पास पहुँच जाती है और उसे बहला फुसलाकर मैजिक ड्रिंक पिला देती है। वही गौर जोई के रूप में और गैम्बे उसके बॉडीगार्ड के रूप में जोई के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। योरिन जोई से कहती है कि वैसे सर कुछ लोग ना आपके ऑफिस में छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही जोई जल्दी से वहां पर जाता है, बुक को खोलकर उसमें एक ड्राइव को देखने लगता है, जिसे देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि जोई के सपने में ही हो रहा था। जैसे ही वॉन्जो उस बुक का नाम देखने वाली होती है ना, वो देखती है कि कोई जोई को उठाने की कोशिश कर रहा था।
रियल वर्ल्ड में वो आकर देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि योरिन ही थी। वॉन्जो जल्दी से फोन करके गैम्बे को उस बुक के बारे में बताती है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता पा रही थी। लेकिन भाई जैसे तैसे करके गौर और गैम्बे उस बुक को आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं, जहाँ पर अचानक से जोई भी अपने कुछ आदमियों के साथ में पहुँच जाता है। गैम्बे तो वहीं पर छुप जाता है, लेकिन योरिन उसे देख लेती है। गौर सबको मार कर वहाँ से भाग जाता है। सब लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन योरिन गैम्बे को पकड़ लेती है। जैसे ही गैम्बे उसे छूता है, वो उसे उसके राज के बारे में पूछता है, लेकिन गैम्बे की पावर्स का तो उस पे कोई असर ही नहीं हो रहा था, जिससे कि गैम्बे भी काफी शॉक में था। साथ ही वो उसे बोलता है कि इसमें जोई के खिलाफ सारे सबूत हैं कि वो बस सिर्फ कनेक्शन वाले लोगों को ही जॉब देता है और बाकी सबको गरीब ना समझ बोलकर वहाँ से निकाल देता है। सब कुछ सच जाने के बाद योरिन फिर वहाँ से उसे अपना आईडी कार्ड देकर जाने देती है, जिससे कि इसे कोई रोक ना सके। ड्राइव मिलने के बाद वो लोग उसे न्यूज में पकड़ा देते हैं, जहाँ पर जोई अपने साथियों के साथ मीडिया में ये न्यूज फैला देता है कि वो ड्राइव वाली न्यूज फेक है, जो कि उसी के एक कैंडिडेट ने फैलाई है, क्योंकि उसे यहाँ पर जॉब जो नहीं मिली थी। लेकिन वो तो ये बात जानते ही नहीं थे कि ये सारी बातें उनकी रिकॉर्ड हो रही हैं। गैम्बे ने उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करके सबको मेल जो कर दी थी, और मेल होते ही वो रिकॉर्डिंग भी न्यूज पर फैल जाती है। पुलिस आकर उनको अरेस्ट कर ले जाती है। नेक्स्ट डे शंघाई होटल पार्क को कॉल करके माफी मांगते हुए उसे जॉब पर रख लेते हैं। ये सुनकर पार्क और यूमी फिर से एक साथ में हो जाते हैं और अच्छी जगह खाना खाने के लिए जाते हैं। वॉन्जो उन्हें देखकर काफी खुश हो रही थी, यानी कि उसका एक टास्क तो कंप्लीट हो गया था। साथ ही वो फिर उन्हें अच्छी लाइफ जीने को भी बोलती है। वही फिर बाहर में अपने टारगेट के एक और कदम पास होने से वो तीनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर गैम्बे को फिर उसकी पॉकेट में योरिन का कार्ड मिलता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार योरिन पर उसकी पावर का कोई असर हुआ क्यों नहीं था। वही वॉन्जो उसे बोलती है कि शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, उसके कोई राज ही ना हो। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि योरिन अपनी फ्रेंड मीरन से मिलकर उसे बता रहे थे कि उसे गैम्बे की हेल्प के लिए जॉब से निकाल दिया गया है। साथ ही बॉडीगार्ड एजेंसी ने उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था, यानी कि अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुकी है। नेक्स्ट डे एक कस्टमर गुस्सा होते हुए गैम्बे को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि योरिन ही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। योरिन फिर उस इंसान को वार्निंग देकर वहाँ से भगा देती है। वो फिर गैम्बे के बारे में ये सोचने लग जाती है कि शायद अब वो शॉप को बर्बाद करने की फिराक में है, जिसके चलते वो उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाकर पूछने लग जाती है। वॉन्जो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। हम लोग तो बस एक सीक्रेट मिशन पर हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जहाँ पर अचानक से एक बंदा जॉन स्मिथ नाम से पहुँच जाता है और अपनी आइडेंटिटी CIA की बताने लग जाता है, और जिससे कि योरिन भी समझ जाती है कि शायद ये दोनों भी CIA के एजेंट ही हैं। सॉरी बोलकर वो जैसे ही उन्हें वहाँ से जाती है, गाइस हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गॉड था। वही शॉपिंग में वॉन्जो ने सारे नूडल्स ही खरीद लिए थे, जहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी ने चोरी से एक नूडल का पैकेट चुरा लिया था। वॉन्जो वहाँ पर उसे लड़ने लग जाती है, लेकिन वो लेडी वॉन्जो की सुंदरता की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर वॉन्जो काफी शर्माती है और इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। साथ ही वो लेडी अपने पोते जीदोंग के बारे में वॉन्जो को बता रही होती है, जो कि गैम्बे के साथ में ही शॉप पर काम करता था, लेकिन वॉन्जो को कुछ काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे भी इस सोच में डूबा हुआ था कि आखिरकार योरिन के ऊपर उसकी कोई पावर काम क्यों नहीं कर रही है, और वो तो उसका पीछा ही करने लग जाता है। योरिन भी समझ चुकी थी कि वो उसका पीछा कर रहा है, और इसका रीजन जैसे ही वो उसे पूछती है, गैम्बे उसे छूता है और बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। योरिन बोलती है जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनते ही गैम्बे जैसे ही भागता हुआ बार में आता है, देखता है कि अरे यहाँ पर तो कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, यानी कि वो किसी और ही जगह पर पहुँच जाता है। सो गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे की कहानी क्या होने वाली है, योरिन के ऊपर गैम्बे की पावर का कोई असर क्यों नहीं होता है, वॉन्जो की और ऐसे कौन कौन से राज हैं जो कि हमें अभी तक पता नहीं है, और गॉड सच में वॉन्जो की हेल्प कर रहा है या फिर उसका कोई और मकसद है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए।